तुम्हारा नया चैप्टर होगा अब। अ, क्या ये वर्क पर एनर्जी, देखो सिलेबस यही है ना, वर्क पर एनर्जी। यस सर। साथ में सर्कुलर मोशन ऐड किया हुआ है, देखो है क्या ऐसा। यस सर। तो दो हो गई, वर्क पर एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन। तो तुम्हें दो चैप्टर डीसी पढ़ने में दो अलग अलग चैप्टर मिलेंगे। तो तुम्हें इस बार काम ज्यादा करने हैं। तो दो असाइनमेंट हम शेयर करेंगे, तो एलन के होंगे दो असाइनमेंट, दो डीसी पढ़ने के हो जाएंगे। और लास्ट में फिर एक एक्सरसाइज जो तुम लोगों ने इस बार नहीं की थी, और जबकि मैं तुम्हें डेडलाइन भी देके गया था, और ये भी कहा था मैंने कि 4 बजे तक मेरे पास आ जाना चाहिए। और पता है कमाल की बात, एक के भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं भूल गया था या मैं वेट नहीं कर रहा था। पर ठीक है, मैं यही कहूंगा कि अपना अपने अपनी जो तुम्हारी जो जॉब बनती है ना, जो तुम्हारा काम बनता है, जो तुम्हारा होमवर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, वो तुम्हें हमेशा पूरा करना चाहिए, टाइम पर पूरा करना चाहिए। बाकी सब उसके अलावा अच्छा ही होता है। तुम अगर वो नहीं करते हो तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं होता। डिसअपॉइंटिंग होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है जब तुम लोग अपनी अपने टास्क को ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। वर्क वर्क पार्टनरशिप, बहुत कुछ आइडिया तुम लोगों को होगा वर्क पार्टनरशिप में, क्योंकि काफी छोटी क्लासेस में आ जाता है वर्क। व्हाट इज वर्क, वर्क क्या होता है, बताओगे जरा मुझे। जी, वर्क बताओगे क्या होता है वर्क, कोई बताएगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और कोई कुछ बताना चाहेगा इसके अलावा, इसके अलावा। इसके अलावा किसी कुछ पता है वर्क के बारे में। कृतिका, कृतिका। तो यही पता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितना फोर्स लग रहा है। डिस्टेंस में कितना फोर्स लग रहा है, स्टेटमेंट ही गलत है। आयुषी। सर यही पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने पढ़ा ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हुआ है। कंडीशन इसके ऊपर, ऐसा नहीं कि तुम उसको डायरेक्ट बोल दोगे, कंडीशन लगानी पड़ती है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। कंडीशन क्या है, सुन कंडीशन रहे टॉपिक कल पढ़ा है, कल क्लास में कंडीशन इफ, हाँ जी लिखवा बताइए। रहे। समीर हुसैन। यस सर। या तो तुम बोलो मत, और अगर बोलना है बात ही करनी है तुम्हें तो फिर म्यूट करो अपना। ओके सर। तो बात ही करनी है। चलो, इफ the force into displacement is work, condition if
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। ऐसा नहीं पढ़ा क्या तुम लोगों ने? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर ये आंसर नहीं आएगा, फिर इससे आंसर नहीं आएगा, तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा। तुम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, ये बात सही है। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो बस तब ये बात सही है, अदरवाइज सही नहीं है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो तो किसी भी डायरेक्शन में सकते हैं, एक दूसरे के किसी भी एंगल पर हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे का 90 डिग्री पर हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हो सकते हैं, 180 डिग्री हो सकता है, दोनों एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पर हो सकता है। पर ये जो तुमने डेफिनेशन मेरे को बताई है ना, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ कि तुमने जो बात बताई है वो सही है, पर 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 कंडीशन है उसके ऊपर। द स्टेटमेंट इज करेक्ट ओनली इफ force and displacement are in same direction. Force and displacement are in same direction. तो हमें करना क्या है, एक और कंडीशन होती है, तुम यहाँ पर कंफ्यूज ना हो तो मैं तुम्हें वो बताता हूँ। पर हमें करना क्या है, मतलब अल्टीमेटली वर्क कैलकुलेट करना हो तो हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आंसर आ जाता है। बस हमें ये ध्यान रखना है दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी ऐसा कर सकते हो। और अगर सेम नहीं है तो डॉट प्रोडक्ट होगा। तो फिर हम लोग अभी सीख करके आए हैं कुछ दिनों पहले कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों के कंपोनेंट बना सकते हो तुम। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है तो फोर्स को कंपोनेंट बना के डिस्प्लेसमेंट की तरफ ले जाओ, घुमा के सेम डायरेक्शन में बना लो इनके कंपोनेंट। सेम डायरेक्शन में बनाने के बाद अपने आप आंसर आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में बना लो कंपोनेंट और फिर अपने आप आंसर आएगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, वैसी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये भी है कि ये बात सही है if the magnitude of force is constant. सेकेंड कंडीशन, दो बातें हैं यहाँ पर, तो ये बातें ध्यान रखनी, तुम्हें कहाँ ये डेफिनेशन लगाओगे और कहाँ नहीं लगाओगे, इसे मैं लिखता हूँ मैं आगे। if वेक्टर एफ इज कांस्टेंट, ऐसे लिखते हैं ना सीधा, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, वेक्टर ही तो है ये भी। if if फोर्स इज कांस्टेंट, ये दो इसकी लिमिटेशंस हैं, ध्यान रखना, अदरवाइज तुम नहीं लगा सकते इसको कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। तुम ऐसा नहीं बोलोगे आज के बाद, आज तक ठीक था, और बोलना चाहते हो तो फिर साथ में ये बोलना कि सर ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो पता लग गया कि इसकी प्रॉब्लम ये है कि दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो हमें हमें ये भी पता है कि ये तो हम कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमें पता है कि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। तो कॉम्पोनेंट्स वगैरह बना लो, अपना एक नया फॉर्मूला तैयार करते हैं इन जनरल। अब कंडीशन कब तक लगा के घूमते रहेंगे, एक जनरल फॉर्मूला तैयार करते हैं फॉरवर्ड, एक जनरल फॉर्मूला। ब्लॉक ऑफ मास है। अब फ्रिक्शन वगैरह आएगा, यहाँ भी आ सकता है फ्रिक्शन, सीख गए हम लोग फ्रिक्शन क्या होता है, तो यूज कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तब। अभी तो हम सिंपल केस डिस्कस करना चाहते हैं वर्क के बारे में कि वर्क क्या होता है। ये ये फोर्स है, और ये एंगल थीटा, फोर्स है और एंगल थीटा। अब अब ये मूव करेगा, अभी मूव करेगा। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मूव करेगा? फ्रिक्शनलेस सरफेस है थोड़ा सा, और यहाँ पर तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हें क्या लगता है मूव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा, किस तरफ करेगा? राइट साइड हॉरिजॉन्टली। राइट साइड में क्यों जाएगा ये? सो फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड। फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड में, मेरे को लगता है ये राइट साइड में नहीं जाएगा। तुम कहना चाह रहे हो कि इसे कंपोनेंट बन रहे हैं,
राइट साइड में एक फोर्स का कंपोनेंट आता है, बिल्कुल बात सही है तुम्हारी, बिल्कुल बात सही है। मैं कंपोनेंट बना देता हूँ उसके, cos थीटा। अभी तो इस बात का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, पर आने वाले क्वेश्चंस में जब तुम डील करोगे तो काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। इसका सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं बन रहे हैं, इसके दो कंपोनेंट हैं। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक एफ कॉस थीटा, एक एफ साइन थीटा। तुम्हें अगर ये लगता है कि एफ कॉस थीटा की वजह से मोशन होगा, तो तुम्हें ये क्यों नहीं लगता कि एफ साइन थीटा की वजह से भी होगा? बताओ। तुम्हें ऐसा लगता है कि एफ कॉस थीटा इसको लेके जाएगा राइट साइड में, तुम्हें ये क्यों नहीं लग रहा है कि एफ साइन थीटा इसको ऊपर लेके जा सकता है? बताओगे जरा मुझे, तुम्हें ये क्यों नहीं लगता है कि एफ साइन थीटा इसको ऊपर ले जा सकता है? एफ साइन थीटा इसको, मोशन ऑफ द ब्लॉक, मोशन ऑफ द ब्लॉक may be horizontal right only if, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में जाएगा। कब कब ऐसा होगा? इफ, अब तो बता दो, तो शायद कुछ सिंपल हो गया ये। राइट साइड में जाएगा इफ, अब बता दो। F sin theta is equals to mg. एफ साइन थीटा इज लेस देन एम जी, नॉट इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू तुम बोल सकते हो। लेस हुआ तो भी तो राइट में जाएगा ना, कम हुआ एफ साइन थीटा तो भी राइट में जाएगा, इक्वल हुआ तो भी राइट में जाएगा। एफ साइन थीटा इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू एम जी। तो एफ कॉस थीटा जो है वो उसको लेके जाता है राइट साइड में। एफ साइन थीटा की वजह से यहाँ पे मोशन हो नहीं रहा है, तो एफ साइन थीटा की तरह मोशन। अब हमें पता है कि वर्क डन होगा। अब वर्क डन तुम्हारी डेफिनेशन तुम्हें पता है, तुम्हें तो पता था ऑलरेडी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मुझे तो वही चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करनी थी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो वर्क होता है, और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ राइट साइड में होता है। एफ साइन थीटा इज लेस देन एम जी, मैंने लिख दी ये बात, तो लेस तो सिर्फ ये राइट में ही जाएगा। एफ साइन थीटा के अलावा कोई फोर्स नहीं होगा, एम जी के अलावा कोई कोई सॉरी एफ साइन थीटा के अलावा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, एम जी के अलावा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। एफ कॉस थीटा के अलावा डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट, आगे चलते हैं। ब्लॉक को उस टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंच गया, डेल्टा एस ले लेते हैं उसको। तो एफ कॉस थीटा हालांकि इनइफेक्टिव है, एफ को हटा देंगे, अभी हटा ही देना चाहिए। एफ तो भाई इनइफेक्टिव हो जाता, कंपोनेंट बन गया ना इसको, तो ये नहीं है अब। दिस इज एफ साइन थीटा डाउनवर्ड एम जी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डेल्टा एस। और देखो एफ ना चेंज नहीं होता है, एंगल भी चेंज नहीं कर रहे हैं, एफ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन जस्टिफाइड है, सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ये कि इफ एफ इज कांस्टेंट। एफ कांस्टेंट से मेरा मतलब है कि डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए, ऐसा ही होता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट जो तुम्हें वो तुम्हें दे देता है वर्क। तो डेल्टा एस की डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा और डेल्टा एस, एफ कॉस थीटा एंड डेल्टा एस, वर्क डन
एस इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तुम्हारी डेफिनेशन लगा रहा हूँ मैं, नया तो नहीं है इसमें कुछ भी, इनटू डेल्टा एस। बस वो कंडीशन थी, ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो ना तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो नहीं थे सेम डायरेक्शन में, हमने क्या किया कि कंपोनेंट बना के सेम डायरेक्शन में ले आए, घुमा के उसको ला सकते हैं, ले आए, तो वर्क डन जो हो गया, वर्क डन हुआ एफ डेल्टा एस कॉस थीटा। और फिर यह यहाँ पर हमें दिखाई दिया कि तो एफ डेल्टा एस कॉस थीटा मतलब ए डॉट बी जैसी कोई चीज होगी, ए बी कॉस थीटा, एफ डेल्टा एस कॉस थीटा मतलब हम इसको लिख सकते हैं एफ डॉट डेल्टा एस। और फिर ये जनरल फॉर्मूला है, अब किसी भी एंगल पर लगाओ ये सब जगह लगेगा। अगर सेम डायरेक्शन में है तो एंगल की वैल्यू जीरो पुट कर देना, थीटा इज जीरो। अगर दोनों ऑलरेडी सेम डायरेक्शन में है तो जीरो पुट कर दो, और किसी एंगल पर तो जो भी एंगल वो पुट कर दो, ये जनरल फॉर्मूला बनता है वर्क डन का। तुम्हारी जो बात थी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उस पर कंडीशन थी, उस पर कंडीशन ये थी कि दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो पहली बात तो मैं कर चुका, आते सेकंड की बारी आती है, सेकंड कि एफ इज कांस्टेंट, एफ इज कांस्टेंट। तो एक बात शायद अब तक आ भी चुकी है कि जब कोई वेरिएबल, अगर एफ वेरिएबल हो जाए, इफ एफ इज नॉट कांस्टेंट, इफ एफ इज, सेकंड कंडीशन है कि एफ कांस्टेंट होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि एफ कांस्टेंट नहीं है। पहले हम लोगों ने कहा था कि फर्स्ट कंडीशन थी कि दोनों की सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, तो हमने कहा सेम डायरेक्शन नहीं है भाई, क्या करें। तो हमने कहा फिर उसका सॉल्यूशन निकल करके आया सामने कि दोनों की डायरेक्शन सेम बनाओ, किसी तरह से बनाओ। तो हमें पता है कि फोर्स को कंपोनेंट बना सकते हैं, तो हमने कंपोनेंट बना लिए, जैसे हम कर सकते हैं कर लिया कंपोनेंट्स। अब फोर्स, अब उसका उसका सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। फोर्स इज नॉट कांस्टेंट तो क्या होगा, यहाँ देखते हैं, देखो ये एफ है, सेम डायरेक्शन में लेते हैं, एफ। और एफ जो है, एफ कांस्टेंट नहीं है, एफ कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एफ इज 2x² माइनस 3x प्लस 7, ये एफ दिया हुआ है। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये 0 0 है, यहाँ पर एक्स 0 है, तो इस मोमेंट इस पोजीशन पर एक्स की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर फोर्स भी 0 है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे एक्स की वैल्यू इंक्रीज करती है, ये एक्स एक्सिस है, ब्लॉक इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये पार्टिकल जो है ब्लॉक राइट साइड में मूव करता है अलोंग एक्स, तो एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। एक्स अगर चेंज होता रहेगा तो फोर्स की वैल्यू एक्स पर डिपेंड करती है, फोर्स भी चेंज होता रहेगा, हम बोलेंगे फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है। तो ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, वर्क डन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो जैसे जैसे तुम आगे जाओगे, सपोज इसको यहाँ तक जा रहे हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर।
तो इस पार्टिकल को ओरिजिन से उठा के और 2 मीटर तक लेके जा रहे हैं, और जो लेके जा रहे हैं वो फोर्स ये फोर्स है, तो इस फोर्स का वर्क कितना होगा, इस फोर्स का वर्क कितना होगा, ये फोर्स लिखा हुआ है। हम क्या लिखते हैं, हम कहते हैं कि फोर्स वेरिएबल है, और वेरिएबल फोर्स को डील करने के लिए, वेरिएबल पैरामीटर्स को डील करने के लिए क्या करते हैं, कुछ आइडिया है तुम लोगों को? वेरिएबल वेरिएबल पैरामीटर्स अगर आ जाए हमारे क्वेश्चंस में तो क्या करते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन है। कैलकुलस, कैलकुलस का यूज होता है जो हमें हमें जो वर्क डन कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ से हम कहते हैं कि हर पॉइंट पर यहाँ से 0 से और 2 तक ये जाएगा, तो हर पॉइंट पर फोर्स अलग अलग होगा। हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, करें किसका? फोर्स की वैल्यू फिक्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो पता है कि 2 मीटर है, पर फोर्स तो फिक्स नहीं है ना। फोर्स की कौन सी वैल्यू लेके आए? फोर्स तो x इक्वल टू 0 पर एक्स फोर्स की वैल्यू 0 है, और x इक्वल टू 1 पर अगर देखें तो 2 माइनस 3 प्लस 7 इज 6। जब x इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू 6 हो जाती है फोर्स की वैल्यू, उससे पहले कुछ कम होगी, उसके बाद ज्यादा होगी, मतलब इस तरह से ये चीज इंक्रीज करती जा रही है। तो हम कहते हैं ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तुम जाओगे तो फोर्स वेरी करेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर गए, यहाँ से x डिस्टेंस पर गए, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने लिया, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो dx है, और dx इतना स्मॉल है कि तुम कि x की वैल्यू चेंज तो होती है पर करस्पॉन्डिंग फोर्स चेंज नहीं हो पाता है। तो फोर्स तब चेंज होगा जब x चेंज होगा। x चेंज करो, x में जितना ज्यादा चेंज करोगे फोर्स उतना ही चेंज हो जाएगा। x में अगर कम चेंज करेंगे तो फोर्स कम चेंज होगा। तो हमने x में चेंज तो किया, हम पॉइंट a से पॉइंट b पर गए तो डिस्प्लेस x की वैल्यू चेंज हो जाती है। पॉइंट a और b में मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट a है, पॉइंट b, पॉइंट a और पॉइंट b। पार्टिकल a से b पर गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, और हम कहते हैं कि a से b के बीच में कि dx इतना स्मॉल है कि फोर्स चेंज नहीं हो पाया। जो वैल्यू a पर है फोर्स की, वही वैल्यू b पर है। तो a से b तक क्या रहता है, फोर्स कांस्टेंट रहता है a से b तक। तो हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम a टू b। a टू b एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन होगा dw फ्रॉम a टू b। फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और हमें पता है कि वर्क डन, अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेरिएबल पैरामीटर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कैलकुलेट कर लो पहले। जब भी वेरिएबल पैरामीटर आए तो पूरी रेंज के लिए कैलकुलेट ही मत करो, एक स्मॉल एलिमेंट लो और एलिमेंट से ही कैलकुलेट कर लो। तो अब अगर डी डब्ल्यू इज फ्रॉम ए टू बी, मतलब अगर लिखें अगर हम लोग, तो उसमें लिखेंगे एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट जो भी डी एक्स, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऊपर ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, एफ डॉट डेल्टा एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ए टू बी अगर वो गया तो ए टू बी के लिए डिस्प्लेसमेंट dx होता है, और फोर्स, फोर्स की वैल्यू फिक्स है, जो वैल्यू ए पर है वही ए बी पर है, क्योंकि ए और बी के बीच में जो चेंज इन एक्स है, जो dx है वो बहुत स्मॉल है, dx वेरी इज अप्रोचिंग टू 0। तो करस्पॉन्डिंग चेंज इन फोर्स विल बी नेग्लिजिबल स्मॉल। ए से बी के बीच फोर्स कांस्टेंट रहता है, ये बात समझ में आ रही है क्या? ए से बी के बीच फोर्स कांस्टेंट रहता है। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो हम ए से बी का वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी पूरी जो रेंज है 0 to 2 उसको तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि उस पूरे में फोर्स कांस्टेंट ही नहीं है। हमें तो एक फॉर्मूला पता है जो ऊपर लिखा हुआ है, फोर्स अगर कांस्टेंट है तो फोर्स और
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये बात हमें पता है। पर हमारा जो क्वेश्चन आया, हमारे क्वेश्चन तो ये हो कि फोर्स वेरिएबल है, फोर्स का वेरिएशन दे दिया किस तरह से वेरी करता है। एफ इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, इसी से जस्टिफाइड है। दूसरी चीज, फोर्स वेरिएबल है तो हमने क्या किया, अब 0 to 2 अगर वो जाएगा तो फिर फोर्स चेंज होगा ही होगा। हमने एक स्मॉल इंटरवल लिया, स्मॉल इंटरवल, इसको एलिमेंट बोलते हैं, एक एलिमेंट लिया dx ऑफ लेंथ dx, और dx इतना छोटा है कि dx में थ्रो dx के अंदर फोर्स कांस्टेंट रहता है। और इस dx के लिए हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द अबव फार्मूला कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ डॉट dx आ जाता है। एफ डॉट dx इज इक्वल टू वर्क डन। तो फिर ऐसे तो बहुत सारे वो रहे होंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारे सेगमेंट बन सकते हैं ए टू बी, फिर एक और dx नेक्स्ट आएगा, फिर एक और dx नेक्स्ट आएगा, फिर एक और dx नेक्स्ट आएगा, फिर एक और dx नेक्स्ट आएगा। बहुत सारे dx हैं इसके अंदर तो। और फिर सारे dx का वर्क कैलकुलेट कर लो अलग अलग। इस वाले dx का वर्क डन ये आता है, इस वाले dx का वर्क डन ये आता है, इस वाले dx का वर्क डन ये आता है। और सारे dx का वर्क डन कैलकुलेट करने के बाद उन सबको ऐड कर दो। और कितने पार्ट्स हैं ऐसे पता है, कितने dx बनेंगे, कितने dx बनेंगे, कुछ आइडिया है? dx बनते हैं, dx बनता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इनफाइनाइट पार्ट्स बनेंगे ऐसे ऐसे नंबर ऑफ पार्ट्स। और इनफाइनाइट पैरामीटर का सम करना हमारे बस की बात नहीं है। दो चार क्वांटिटी का सम करना हो तो हम कहते हैं कि कर देंगे ऐड, दो का करना हो तो, पांच का सम करवाना हो तो तुम लोग कैलकुलेटर ढूंढते हो। और अगर 100 टर्म 50 टर्म हो जाए तो हम लोग फिर क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं कि पांच का सम तुम कर दो, पांच का तुम कर दो, पांच का हम ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। और वो भी तब जब एक आध बार जरूरत पड़े। और अगर रोज रोज यही काम करना पड़ता है हम लोगों को तो फिर हम लोग सॉफ्टवेयर तैयार करवाते हैं कि सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, रोज रोज सम करना पड़ता है यार, कैसे करें, तो सॉफ्टवेयर तैयार कर लेते हैं जब लार्ज पैरामीटर से डील करना पड़ता है। और अगर लार्ज पैरामीटर्स फाइनाइट नहीं है, वो भी इनफाइनाइट हो गए तो फिर अलजेब्रा फेल हो जाता है, वो कर ही नहीं सकते। फिर हम लोग कैलकुलस का यूज करते हैं। और एडिशन, एडिशन में कैलकुलस में एडिशन कैसे होते हैं बताओगे जरा मुझे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से, तो उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं इंटीग्रेशन। हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स का यूज करना चाहते हैं। हम कहते हैं वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx। ये तुम्हारा वर्क डन है फॉर वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स का वर्क डन तुम्हें ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन f डॉट dx में यूज करूंगा बार बार। फॉर्मूला तुम्हें ये ध्यान रखोगे। ऊपर लिखा हुआ है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स f डॉट डेल्टा s, या f डॉट डेल्टा x तुम लिख सकते हो, x अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगता है तो f डॉट डेल्टा x। अगर वो लगेगा कांस्टेंट फोर्स हुआ तो, और फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx। और फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जो ऊपर मैंने क्वेश्चन लिखा है कि फोर्स इस तरह का है और पार्टिकल को लेके जाता है फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। अच्छा, जो अभी ऊपर हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो ऑलमोस्ट हमें क्लियर है ही कि फोर्स राइट साइड में, पार्टिकल भी राइट साइड में जाना चाहता है फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 2 मीटर। तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर मैं पुट करना चाहूँ तो f dx cos 0 degree, that is f dx cos 0 is 1। value of f is not fixed, it depends over x। और ये इसका फंक्शन दिया हुआ है फोर्स का, तो फोर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 dx। इसकी लिमिट भी लगा देते हैं, x यहाँ पर वेरिएबल हो गया और कहाँ से कहाँ तक का वर्क चाहिए हम लोगों को, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर तक का वर्क चाहिए।
x equal to 0 to x equal to 2। इंटीग्रेशन करना तुम लोगों को आता ही है, तो वर्क डन। 2x स्क्वायर मतलब 2x क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 7x। दिस इज x equal to 0 to x equal to 2। तो x की वैल्यू अपर लिमिट पुट कर दो, ये हो गया फर्स्ट। अगर टर्म में मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ तो 2/3 x क्यूब मतलब 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब। सेकेंड टर्म माइनस 3/2 x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस प्लस 7। थर्ड टर्म x इज अपर लिमिट इज 2 माइनस लोअर लिमिट इज 0। ये तुम्हारा आंसर है जो भी कुछ आता है। इज इक्वल टू, this is 2 cube is 8, 8 into 2 is 16/3, 4 into 3/2 is 6 minus 6, sorry। Plus 7 into 2 is 14, 16/3 plus 8, 40/3। यूनिट्स बताओगे क्या होगी? जूल, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। यूनिट्स लिख देते हैं। समझ में आया कि वेरिएबल वर्क कैसे कैलकुलेट करना होता है? बाकी फिर एक क्वेश्चन बार ये रिपीट करना, क्या चीज? ये जो फॉर्मूला बताया आपने। कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन। यस सर। ये जो फंक्शन सॉल्व किया है इसको, यस सर। या ऊपर ये पर एफ डॉट डी एक्स, क्या समझ नहीं आया? एफ डॉट डी एक्स वाला एक बार एक्सप्लेन कर दो। ऊपर देखिए, थ्रू आउट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 अगर मैं बात करूं तो फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि फोर्स खुद x पर डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ x की वैल्यू कितनी, यहाँ पर x की वैल्यू बताओ कितनी है? इस पॉइंट पर x की वैल्यू है कितनी? इस पॉइंट पर कितनी वैल्यू x की वैल्यू? x की वैल्यू कितनी है? एट ओरिजिन वैल्यू ऑफ x कितनी होगी? 0। 0। और हम राइट साइड में मूव करते जाएंगे तो x वेरी करेगा कि नहीं करेगा? हम राइट में मूव करेंगे तो x वेरी करेगा या नहीं करेगा? x वेरी करता है कि नहीं करता है? x वेरी करता है। x अगर वेरी करेगा तो करस्पॉन्डिंग फोर्स देखो, फोर्स x पर डिपेंड करता है। फंक्शन है फोर्स x का, फंक्शन जो है वो फोर्स जो है x का फंक्शन है। और x इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ f क्या होगी? फोर्स की वैल्यू क्या होगी और x इक्वल टू 0? बताओगे मुझे, जब x की वैल्यू 0 है तो फोर्स कितना होगा? और x इक्वल टू 0 ये x इक्वल टू 0 बताओगे f कितना है? f इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 फॉर वैल्यू ऑफ x, फॉर x इज 0 द वैल्यू ऑफ f विल बी इक्वल टू कितना होगा बताओगे? x 0 पुट कर दो यहाँ पर, तो 2x ये 0 पुट करेंगे तो ये 7 आता है। x की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ या 0.5 पुट करते हैं, एक बार करेंगे 0.5 पुट कर देते हैं। x इज 0.5, तो 0.5 पुट करोगे यहाँ पर तो 0.25 इंटू 2 इज 0.5, 0.5 minus 1.5 is 1 and plus 7 is 6, ये 6 है।
जब x की वैल्यू 0.5 थोड़ा आगे गया वो 0.5 पर पहुंचता है तो वैल्यू ऑफ f इज 6 फॉर x इक्वल टू 1 for x equal to 1 value of f will be 2 into 1 square is 1 2 minus 3 2 minus 3 plus 7 is again 6 ऐसा नहीं कि 6 रही होगी थ्रू आउट, इसके बीच में कुछ और वैल्यू आई होगी 0.75 अगर तुम देखोगे इस मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इज नॉट इक्वल टू 6 डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 6 होगा ये। और x इक्वल टू 2 अगर मैं देखूं और x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 2x स्क्वायर मतलब 2 सॉरी 8 माइनस 6 is 2 plus 7 is 9 तो x इक्वल टू 0 पर फोर्स की वैल्यू 7 थी और जैसे से वो आगे बढ़ता गया फोर्स चेंज होता गया 7 से पहले डिक्रीज भी किया फिर इंक्रीज किया जो भी कुछ किया तो वर्क डन जो है वो चेंज होता रहता है सॉरी फोर्स चेंज होता रहता है तो हमें पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाता है अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उसने कहा डायरेक्शन तो सेम है पर फोर्स वेरिएबल है तो हमने क्या किया पूरे के लिए वर्क कैलकुलेट ही नहीं किया पूरे 0 से लेके 2 तक अगर हम जाते हैं तो फिर फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है 0 से लेके 2 तक अगर तुम जाओगे तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है तो हमने क्या किया एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया कहीं 1 के आसपास या 1 से पहले या 1 के बाद जहां तुम्हारा मन करे और स्मॉल एलिमेंट ले लिया कहते हैं तुम जितना ज्यादा मूव करोगे ना एक्स उतना ही चेंज हो जाएगा और एक्स जितना चेंज होगा उतना ही फोर्स ज्यादा चेंज होगा तो ऐसा करो तुम ना मूव करो पर बहुत कम इतना मूव करो कि dx बहुत छोटा है अगर dx मतलब x की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx इज अप्रोचिंग टू 0 या dx की मैं बात करूं तो a टू b के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है dx is approaching to 0 अगर dx जो है 0 को अप्रोच करता है तो फिर फोर्स में चेंज नहीं होगा फोर्स चेंज नहीं होता है अगर dx की वैल्यू चेंज नहीं करोगे या dx में जो चेंज है वो बहुत स्मॉल करोगे जो फोर्स में चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल स्मॉल आएगा और हम कहते हैं कि फोर्स कांस्टेंट रहा कहां से कहां तक फोर्स कांस्टेंट रहा कहां से कहां तक फोर्स कहां से कहां तक कांस्टेंट रहा फोर्स कांस्टेंट रहा फ्रॉम a टू b फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो कहते हैं a टू b के बीच में फोर्स कांस्टेंट रहता है तो तुम लोग वहां का वर्क कैलकुलेट कर लो तो वहां का तो करो जहां कांस्टेंट तुम्हें लगता है तो हमने कहा कि हमने फिर लिखा dw स्मॉल वर्क डन फॉर a टू b का वर्क डन और हमने कहा कि अब फोर्स फॉर a टू b तो फोर्स इज कांस्टेंट और हमें पता है कि फोर्स अगर कांस्टेंट हो गया तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट a टू b का डिस्प्लेसमेंट dx है फोर्स कांस्टेंट हो गया तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तुम्हें वर्क डन दे देता है जो dw आया है ये वर्क डन है और ये वर्क डन है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx ये dx का वर्क डन है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx एफ डॉट dx का वर्क डन आ गया पर हमें तो a टू b का वर्क कैलकुलेट नहीं करना है हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम ओरिजिन टू x इक्वल टू 2 मीटर तो पूरी रेंज के लिए वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम लोग हमेशा ऐसे ही करेंगे पहले हम स्मॉल एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे कोई भी पैरामीटर और पूरे के लिए फिर क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया वर्क डन फ्रॉम x नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ बॉक्स के अंदर वर्क डन फॉर x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ the work done calculated from for a to b calculated for a to b उसका इंटीग्रेशन कर दो और वर्क डन फॉर a to b इज f डॉट dx समझ में आया क्या अब यस आ गया समझ।
तो ये तो थी वर्क डन की कहानी। इसकी यूनिट के बारे में और लिखना था मुझे, यूनिट के बारे में लिख देते हैं। अल्टीमेटली तुम्हारे पास दो फॉर्मूला आए कि, पहले यूनिट लिख देता हूँ। यूनिट SI यूनिट जो है इसकी जूल है। SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। CGS यूनिट ऑफ वर्क इज क्या होती? CGS यूनिट अर्ग। अर्ग। CGS यूनिट इज अर्ग। और दोनों में रिलेशन में कुछ होता है? 1 joule equal to 10 raised to power 7 hours. Sorry, 1 joule is equal to 10 power 7 अल्टीमेटली जो आज हमने कंक्लूड किया वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू, अपनों डिस्प्लेसमेंट वगैरह मल्टीप्लाई करना बंद कर दो, गई वो बात छोटी क्लासेस में होती थी। एफ डॉट डेल्टा एस, यही बोलोगे बस, इसके अलावा जो भी कुछ बोलोगे गलत है। और दूसरा एफ डॉट डी एस इंटीग्रेशन, इसकी अपनी अपनी एक ब्यूटी है। ये क्या कहता है? इफ फोर्स इज कांस्टेंट। तो तुम्हें इंटीग्रेशन वगैरह के चक्कर में क्यों पढ़ना है? इफ फोर्स इज और ये वैसे मैं ये तो नहीं बोलना चाहता कि वेरिएबल फोर्स के लिए, क्योंकि सब जगह लग सकता है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ वेरिएबल के लिए लगेगा। एफ डॉट डी एस इंटीग्रेशन इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, इधर फोर्स इज कांस्टेंट और नॉट कांस्टेंट। पर अभी हम लोग लिख देते हैं, वी विल यूज लाइक एफ डॉट डेल्टा एस इज इफ एफ इज फोर्स इज कांस्टेंट, एफ डॉट डी एस इंटीग्रेशन इफ फोर्स इज वेरिएबल। if force is variable। तो कल आगे बात करेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस में इसके ऊपर बेस्ड कराऊंगा। और सिंपल सा चैप्टर है, बस कोशिश ये करना है कि साथ साथ काम कर लो। आज भी तुम चाहो तो 5-7 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, जहां भी जो भी बुक तुम्हारे पास है असाइनमेंट में तुम्हें सेंड करूंगा आज ही। और क्योंकि टॉपिक वाइज है सारे, शायद सारे असाइनमेंट, तो पहला टॉपिक यही मिलेगा कि वर्क डन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है। तो आज नहीं तो कल तुम्हें क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, ठीक है ना? सॉरी, क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे उसके ऊपर बेस्ड। और अच्छे से प्रैक्टिस करो। जिसको इस बार रह गया कि डिसअपॉइंटमेंट है कि हम नहीं कर पाए इस बार अच्छा, मानता हूँ कि वो नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे, मैं होप करता हूँ ऐसे ही। और होता भी ऐसे ही कुछ बच्चों के साथ, तो एक टेस्ट में अच्छा कर लेते हैं, फिर वो थोड़ा डाउन हो जाते हैं कि हो जाएगा कर लेंगे, थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं। फिर जब रिजल्ट आता है सेकंड का, फिर वो थोड़ा सा जागते हैं कि तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आया, फिर वो थर्ड में फिर अच्छा करते हैं। फिर थर्ड में अच्छा करने के बाद फिर वो सो जाते हैं कैजुअल कि हो जाएगा कर लेंगे, फिर वो फोर्थ में जागते हैं। तो ऐसे ऐसे ऑन ऑफ करते रहते हैं। पर ये चीज फेवर में नहीं जाएगी एंड में तुम्हारे। कंसिस्टेंटली काम करना इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से काम करो। आज जो पढ़ा है वो पढ़ो, और क्वेश्चंस ट्राई करो जो तुम्हारे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं वहां से। बाकी मैं असाइनमेंट सेंड कर दूंगा। सेशन अब ओवर कर रहा हूँ। किसी कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, सर डाउट है? केस हमने किया था वहां पे हमने f sin थीटा को mg से छोटा या इक्वल माना था, तो अगर वो ज्यादा हुआ तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फिर उधर का वर्क एक और आ जाएगा। वो सारी बातें आएंगी, इतने फोर्स लगा देंगे कि तुम सबका वर्क निकालो। ये तो 3 ही दिखाई दिए ना अभी, तो एमजी का वर्क भी निकाल सकते हैं ना हम लोग, तो सारी बातें करेंगे। पर अभी एक बार मैं वर्क वर्क समझाना चाहता हूँ कि वर्क क्या है। कॉम्प्लिकेशंस फोर्सेस की नहीं डालना चाहता। एक बार ये दिमाग में बैठ जाए कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट होता है, तो आज हमने 2 ही लाइन, अब कितने फोर्स है और किस किस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, वो सारी बातें हो जाएंगी आराम से। वो तो कॉम्प्लिकेटेड केस तो कितने भी आ जाएंगे, पर एक बार हमारे दिमाग में ये आ जाए कि वर्क कैसे कैलकुलेट करना है, कर लेंगे। फिर एफ साइन थीटा का भी करेंगे, और एमजी का भी करेंगे, फ्रिक्शन आएगा उसका भी करेंगे, टेंशन आएगी उसका भी करेंगे, नॉर्मल आएगा उसका भी करेंगे, सबका करेंगे। चिंता क्यों कर रहे हो? अभी तो सिर्फ आज से मेरा टारगेट था कि वर्क जो है
उसके बारे में तुम एक बार फंडामेंटली श्योर हो जाओ कि वर्क होता क्या है। तो वर्क इज एफ डॉट डेल्टा एस, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, एफ डॉट डी एस इंटीग्रेशन, इफ फोर्स इज वेरिएबल। और इस चीज तुम्हें फंडामेंटली पता होनी चाहिए कि कैसे आया है ये, ठीक है। वो सारी चीजें आ जाएंगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो मैंने फर्स्ट पॉइंट वहां पर इसलिए उलझा दिया तुम लोगों को ताकि तुम आगे मुझे हेल्प मिलेगी उस चीज की। जो लाइन मैंने तुम्हें बोली थी ना एफ साइन थीटा कॉम्पोनेंट है, तुम उधर क्यों नहीं सोच रहे हो, क्योंकि फिर ये तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन ना बाद में डाउट आते हैं। तो इसलिए मैंने तुम्हें वहीं पर चेक लगा दिया था तुम्हारे डाउट्स को कम करने के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उनका नहीं होगा या नहीं हो सकता, करेंगे, सारे करेंगे। इनिशियली मैं फंडामेंटली सिर्फ वर्क बताना चाहता था, बाकी सारी बातें और करेंगे, कल करेंगे और कॉम्प्लिकेटेड भी करेंगे चीजें, ठीक है। ओके सर। और कुछ बोलना है किसी को? चलो सेशन एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू सर।